स्वागत है आप सभी का रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम रहबर नवाज है और आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण चीन सागर में बढ़ता चीन का प्रभुत्व। क्यों इस सागर को दक्षिण चीन सागर कहा जाता है और इस क्षेत्र में क्या विवाद है, इसे समझते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं रहा है जो अपना आर्थिक और सामाजिक विकास कर लेने के बाद किसी दूसरे की तरफ नज़र न उठा के देखे सिवाय भारत के। ऐसा काम 90 के दशक से पहले अमेरिका और रशिया कर रहे थे और वर्तमान में अपना आर्थिक सशक्तिकरण करने के बाद ऐसे लगातार प्रयास चीन द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में दक्षिण चीन सागर में चीनी नौसैनिक जहाज़ों ने फिलीपींस के आपूर्ति नौकाओं की घेराबंदी करके उस पर वाटर बॉम्ब बरसाए, पानी की बौछारें की। इस चीन की जो नौसेना है वो लगातार इस संवेदनशील क्षेत्र पर अपनी सैन्य टुकड़ियां स्थापित कर रही है। लेकिन हम बात किस सब सिलेबस की कर रहे हैं, किस टॉपिक की कर रहे हैं, तो जीएस पेपर 2 के टॉपिक में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आते हैं, भारत को प्रभावित करने वाले जो कारक उसमें विद्यमान होते हैं, उनसे संबंधित सभी करेंट अफेयर जीएस पेपर 2 के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे इस टॉपिक पर आधारित 2021 में जीएस पेपर 2 का प्रश्न संख्या 10 था कि संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के रूप में कैसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है, जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है, विवेचना कीजिए। इसी प्रकार 2017 में चीन अपने आर्थिक संबंधों एवं सकारात्मक व्यापार अधिशेष को एशिया में संभाव्य सैनिक शक्तियों हैसियतों को विकसित करने के उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। भारत का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर 2014 देखिए। ये सभी चीज़ें आपको लगातार सिलेबस से जोड़ रही हैं, जो ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले बिटवीन द लाइन की प्रक्रिया कहती है कि हम यह जान लें कि आखिर दक्षिण चीन सागर की भौगोलिक अवस्थिति कहाँ है। तो इसको देखने से पहले हम थोड़ा मैप की तरफ चलेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, ये आपका जो चित्र दिखाई दे रहा है, ज़रा इस पर ध्यान लगाइए। यहाँ पर आपको एक लाइनिंग दिख रही होगी। इस लाइनिंग के तहत ही एक काम किया चाइना ने 1949 में। चाइना ने क्या किया कि 9 डैश लाइन खींचे। 9 डैश लाइन और 11 डैश लाइन के नाम से जाना जाता है। ये अलग अलग क्षेत्र है जिसमें 9 डैश लाइन के माध्यम से चाइना ने कहा जहां भी मैंने लाइन खींच दी वहीं से वह स्थल हमारा हो गया। पहले ये 1949 के तहत 11 डैश लाइन था जिसमें ये वाला एरिया भी आता था, लेकिन इस पर क्लेम चाइना भविष्य में छोड़ देता है और फिर 9 डैश लाइन के माध्यम से विभिन्न दक्षिण चीन सागर के क्षेत्रों पर और इस समुद्री इलाके पर अपना कब्जा जमाने की बात करते रहता है। और साथ ही साथ ये जो एरियाज आप देखेंगे, ये एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ सी लॉज है। उसके तहत कहा जाता है कि किसी भी समुद्र के किनारे अवस्थित जो राष्ट्र है उसके 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है और इस पर उसका एकाधिकार होता है। जबकि इस क्षेत्र में जितने पार्सेल आइसलैंड है, स्कारबोर आइसलैंड है, फिर स्पार्टली आइसलैंड है, इन सभी आइसलैंड को 9 डैश लाइन के अंतर्गत लेने को काफ़ी विवाद है, क्योंकि इस फिलीपींस, पार्सेल और स्पार्टली आइसलैंड पर अपना एक अधिकार बताता है, तो वहीं मलेशिया भी इन पर अधिकार बताता है, वहीं वियतनाम भी पार्सेल आइसलैंड पे अपना अधिकार बताता है। इस तरह यह क्षेत्र काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड एरिया बना रहता है। फिर यहाँ पे देखिए, अगर आप भारत का यहाँ पे मैप फील करें कि ये हिंद महासागर है और यह भारत है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ अंडमान सागर है, तो ये वाला स्ट्रेट पतला सा समुद्री रेखा की तरह दिख रहा है आपको स्थान, इसको मलक्का स्ट्रेट कहते हैं। मलक्का स्ट्रेट कहते हैं और इस मलक्का स्ट्रेट से ही लगभग इस सभी इलाकों में क्या होती है, आयात निर्यात और समुद्री व्यापार किया जाता है। तो आखिर क्या कारण है कि ये जो चाइना के दक्षिण में अवस्थित है, इस वजह से इसको साउथ चाइना सी कहा जा रहा है। ये प्रशांत महासागर का पश्चिमी इलाका है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों विवाद में है और चाइना इस पर क्यों ध्यान दे रहा है, ये सभी टॉपिक हम यहाँ
पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चीन की भौगोलिक अवस्थिति को समझ लेते हैं। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ एशिया के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में अवस्थित एक बड़ा समुद्री भू भाग है। इसके किनारे अलग अलग साउथ ईस्ट एशिया के देश अवस्थित हैं। दक्षिण में अवस्थित है आपका अंडमान सागर, अंडमान सागर कह रहा हूँ, बगल में है यहाँ पर, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये जो साउथ चाइना सी का इलाका है, इसके किनारे आपको ताइवान मिलेगा, सिंगापुर मिलेगा, थाईलैंड से लेकर के फिलीपींस मिलेगा, और भी अलग अलग देश हैं। लेकिन ये पश्चिम पूर्व और उत्तर दक्षिण के साथ मिल करके लगभग 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर का एरिया यह रखता है, ठीक है। इतना जान गए आप। यहाँ स्पार्टली और पार्सेल जैसे बड़े द्वीप समूह भी अवस्थित हैं, जिसको लेकर के इस क्षेत्र के किनारे अवस्थित विभिन्न देशों के मध्य क्या है, विवाद है। दक्षिण चीन सागर के किनारे अगर पूछ ले डायरेक्ट आपसे कि कौन कौन से देश अवस्थित हैं, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस एंड ताइवान, ठीक है। यह सभी देश अवस्थित हैं और ये सभी अपने एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है उस पर अधिकार जताते हैं, और चाइना अपना एक अलग अधिकार जता करके वो क्या करता है, 9 डैश लाइन के माध्यम से कहता है कि इन सभी क्षेत्रों पर मेरा अधिकार है। ऐसा क्यों करता है भैया? क्या है इस आइसलैंड का विवाद और इसका इतिहास क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो इस मैप में आप देखिए, ये जो 9 डैश लाइन दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके अंतर्गत जितने भी यह क्षेत्र आ रहे हैं ना, इन सभी क्षेत्रों पर चीन ने क्या कहा, 1947 में कुआओमितांग सरकार ने 11 डैश लाइन प्रस्तुत किया, यानी 2 लाइन यहाँ और आगे थे जिनको भविष्य में हटा दिया गया, ठीक है। और अब ये 9 डैश लाइन के माध्यम से जाना जाता है, और कई बार एग्जामिनेशन में भी डायरेक्ट पूछ लेता है कि 9 डैश लाइन कहां पर देखा जा सकता है। तो दक्षिण चीन सागर अगर ऑप्शन में होगा तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। 1958 में चीन ने घोषणा पत्र जारी करके चीन की 9 डैश लाइन के अंतर्गत आने वाले दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर अपना एक अधिकार बताया। और फिर आधुनिक काल में अभी आप देख रहे हैं कि जैसे टाइटन द्वीप है इसी में, ठीक है। पिछले 2-3 महीनों के अंतर्गत टाइटन द्वीप पर लगातार चाइना क्या कर रहा है, यहाँ पे टाइटन द्वीप है, टाइटन द्वीप, इस पर वो अपना एयरक्राफ्ट उतारने की तैयारी कर रहा है, और यहाँ पे एयरबेस बना रहा है टाइटन द्वीप पर। और स्पार्टली और पार्सल आइलैंड पे तो अपना अधिकार जताता ही है। इसके किनारे अगर अमेरिका के जहाज चले जाते हैं तो चेतावनी जारी की जाती है। भाई ऐसा ये क्यों कर रहा है, इसको भी हम अच्छे से अभी समझेंगे। लेकिन यहाँ देख रही है कि इस अवधारणा के तहत जो कि 9 डैश लाइन है, उसमें स्पार्टली और पार्सल द्वीप समूह को लेकर के चीन अपना क्षेत्र मानता रहा है, जिसको लेकर वियतनाम और चीन के मध्य भी विवाद है, और चीन और फिलीपींस के मध्य भी व्यापक विवाद है। इसके साथ ही साथ इस अवधारणा के अंतर्गत फिलीपींस का इस स्कारबोर शोल द्वीप है, स्कारबोर शोल द्वीप यहां अवस्थित है, पिछली स्लाइड में आपने देखा था। इंडोनेशिया का नातुना सागर क्षेत्र अवस्थित है। इन सभी क्षेत्रों पर चाइना कहता है कि मेरा अधिकार है, और लगभग 80% साउथ चाइना सी पर यह क्लेम कर रहा है। तो भैया क्या कारण है कि दक्षिण चीन सागर पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय राष्ट्रों से इतना उलझ रहा है चाइना? कुछ तो कारण होगा ना, बिना कारण के तो ऐसा कर नहीं होगा। तो दरअसल क्या कारण है ना, कि ये जो साउथ चाइना सी आप देख रहे हैं, इस साउथ चाइना सी के अंतर्गत लगभग 11 बिलियन बैरल जो है आपका प्राकृतिक तेल बसा हुआ है। फिर यहाँ पे बहुत बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार है। फिर उसके बाद दुनिया की लगभग 55% तक जो वैश्विक व्यापार होता है मछलियों का, वो इसी रूट में होता है। फिर दुनिया में जितनी भी मछलियां समुद्र में पाई जाती हैं, उसका 10% कहाँ है? इसी साउथ चाइना सी में पाया जाता है। और साथ ही साथ इस साउथ चाइना सी के किनारे जितने देश अवस्थित हैं, उनका अमेरिका के साथ संबंध अच्छा है, और अमेरिका के साथ संबंध अच्छा होने का मतलब चाइना का क्या होना, दुश्मन होना। इसलिए चाइना कोशिश कर रहा है कि इस साउथ चाइना सी पे एक अधिकार स्थापित करके हम क्या करें, अपनी रूट को मजबूत कर लें, क्योंकि मध्य पूर्व से चाइना जो तेल वगैरह अपने लिए मंगवाता है, मध्य
पूर्व के देशों से, यानी मध्य पूर्व के कौन से देश हुए, इराक, सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, ठीक है, लेबनान वगैरह, इन सभी क्षेत्रों से जो तेल आता है लाल सागर और फारस की खाड़ी होते हुए वो अरब सागर होते हुए इसी मलक्का स्ट्रेट से होकर के गुजरता है। और अगर भारत और अमेरिका जैसे देशों का इस पर प्रभुत्व स्थापित हो गया तो फिर चाइना के अंदर ऊर्जा का संकट आ जाएगा, और वर्तमान में ऊर्जा संकट को कोई राष्ट्र झेल नहीं सकता है। तो साउथ चाइना सी का ये इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग भी है। यहाँ प्राकृतिक तेल और गैस के काफी अधिक भंडार हैं। मछली उत्पादन, मोतियों का उत्पादन इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण डिमांड भी है विश्व का, और यहाँ पे उत्पादन भी अच्छा होता है। साथ ही साथ यहाँ बेहतरीन मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं, और उसके आधार पे चाइना कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर रहा है और उस पर अपना अधिकार और ज्यादा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। इतना पॉइंट आप समझ गए। इसके साथ ही साथ चीन की जो ऊर्जा आपूर्ति को मैंने अभी बताया, जो कि मध्य पूर्व से मलक्का स्ट्रेट से ही होता है, उसको बाधित होने का भी चीन को डर है, जिसकी वजह से लगातार इन देशों पर वो दबाव डालता है। इनके जहाजों को इन्हीं के क्षेत्र में मछलियों को पकड़ने की अनुमति नहीं दे रहा है, उनके तटरक्षकों को गश्ती लगाने नहीं दे रहा है चाइना, क्योंकि वो बार बार कह रहा है कि इस क्षेत्र पर हमारा एक अधिकार है, जबकि यूनाइटेड नेशन के कानून के अनुसार इस क्षेत्र में जितने भी देश अवस्थित हैं उस देश की सीमा से लेकर के 200 नॉटिकल माइल्स तक उनका भी व्यापक अधिकार है, और उनकी नेशनल टेरिटरी है, नेशनल समुद्री क्षेत्र है। इतना समझ गए आप। भारत और आसियान देशों के साथ संबंध निरंतर अत्यधिक मजबूत होते जा रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के इन देशों के साथ अपने संबंधों में भारत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास कर रहा है, जिसके कारण चीन की चिंताएं बढ़ रही हैं। ठीक है, तो देखिए आप जरा यहाँ पे कि वैश्विक लेवल पर दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभुत्व को अगर बढ़ता हुआ देखा जा रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा भैया। तो दक्षिण चीन सागर मछलियों की आपूर्ति और मछलियों की व्यापक संख्या के कारण काफी महत्वपूर्ण है। 55% वैश्विक कारोबार यहाँ से हो रहा है। फिर दक्षिण चीन सागर से होकर ही भारत दक्षिण पूर्व एशिया तथा जापान के साथ आयात निर्यात करता है। फिर दक्षिण चीन सागर में ही सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग होने के कारण अमेरिका जैसे पश्चिमी देश का इन देशों के साथ बेहतर संबंध है। वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इन सब जगहों पे अमेरिका लगातार डेवलपमेंट कर रहा है। भारत अपना वियतनाम के साथ मिलकर के विनमैक्स करके वो क्या करता है, अपना समुद्री युद्धाभ्यास करता है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस मिलकर के युद्धाभ्यास किए हैं इस क्षेत्र में। तो ये सभी क्या है, पश्चिमी देश और भारत के द्वारा मिलकर के काउंटर करने की कोशिश की जा रही है दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभुत्व को कम करने की और इन देशों को सहायता देने की। ऐसे में यदि दक्षिण चीन सागर पर पूर्ण रूप से चीन का एकाधिकार स्थापित हो जाएगा तो न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो भैया आखिर ये चिंता का विषय है तो दक्षिण चीन सागर में भारत की क्या पर्सनली भूमिका है। तो भारत शुरू से कहता रहा है कि चाइना को यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी 1982 को मानना चाहिए, जिसको चीन मानता ही नहीं है कभी। और भारत ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र और निर्बाध रूप से जल परिवहन का समर्थन करना चाहिए और इस क्षेत्र को सभी लोगों का जिनका अधिकार है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अनुसार उसके अधिकार का हनन नहीं करना चाहिए। भारत सदैव यह भी मानता रहा है कि दक्षिण चीन सागर विवाद में देश को किसी भी प्रकार की धमकियां, बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए आपस में, बल्कि आपसी बातचीत और शांति के साथ इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। भारत वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के साथ सैन्य साजो सामान के आयात निर्यात की गतिविधि को भी बढ़ावा दे रहा है। जैसे वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल पे डील चल रही है, तो अब चाइना चिढ़ेगा कि नहीं चिढ़ेगा। ब्रह्मोस मिसाइल जो तीनों क्षेत्रों से दागी जा सकती है, वायु, थल और समुद्र तीनों से इसका परीक्षण किया जा चुका है। दक्षिण चीन सागर विवाद में भारत चीन के विरोध में खड़े अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बना सकता है।
समझ रहे हैं आप? तो इससे कैसे बेहतर बना सकता है? क्योंकि चीन की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव देखिए, फिर चीन की मोतियों की माला का कॉन्सेप्ट देखिए, और फिर वो क्या करता है, देशों को ऋण देता है, ऋण देकर के उनको अपने कब्जे में करता है। फिर वो अगर उसके कर्ज को चुका नहीं पाते हैं तो फिर वो उनके द्वीपों को और समुद्री इलाकों पर अपना बेस बनाता है। जैसे अफ्रीका में जिबूती, यहां देखिए मैं बताने जा रहा हूं, मैप में देखिए जरा आप सभी लोग, यहाँ देखिए अफ्रीकन कंट्री में, यहाँ जिबूती में उसका क्या है, योगदान है, यहाँ उसका नौसैनिक बेस है। यहाँ चाबहार बंदरगाह जो कि पहले भारत विकसित कर रहा था ईरान का, अब इसका प्रभुत्व होने वाला है। ग्वादर बंदरगाह जहाँ पे सीपैक चल रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहाँ कोलंबो और हब्बन टोयोटा द्वीप पर 99 वर्ष की लीज पर लिया है चाइना। फिर यहाँ मालदीव में क्या है, मोहम्मद मोइज्जू की सरकार आई है जो चीन को समर्थन कर रही है। म्यांमार में सीतवे बंदरगाह और बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह पर चाइना अपना बेस बना रहा है। तो इन सभी के माध्यमों से जब चाइना भारत को घेरने के लिए काम कर रहा है तो भारत भी साउथ चाइना सी के कॉन्फ्लिक्ट का लाभ उठा सकता है। वह देश जो इसके पड़ोसी हैं चाइना के और वह उनसे विरोध अपना रहा है, उनसे लड़ाई कर रहा है, तो भारत उनके साथ संबंध स्थापित करके चाइना को काउंटर कर सकता है, उसकी आक्रामकता को रोक सकता है। समझ गए इतना सारा पॉइंट? तो निष्कर्ष और आगे की राह क्या है, यहां सबसे इंपॉर्टेंट निष्कर्ष की राह आपको मिलने जा रही है। यहां पे आप अगर स्क्रीनशॉट ले लोगे तो बहुत ज्यादा लाभ होगा, मैक्सिमम नंबर गेन करोगे भविष्य में अगर मेंस आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं तो। देखिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत को संबंध बढ़ाना चाहिए, नो डाउट, और व्यापक करना चाहिए। ये जो मतभेद पैदा हुए हैं दक्षिण चीन सागर क्षेत्र के देशों और चाइना के बीच, उसका लाभ उठा करके भारत अमेरिका मिलकर के इस क्षेत्र में युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं। कई बार मालाबार युद्धाभ्यास होता है साउथ चाइना सी के आसपास ऊपर जापान के सागर में। लेकिन मुद्दा यह है, क्या इन देशों का समर्थन करने के साथ भारत यह भूल जाएगा कि भारत के उत्तर में विशाल सीमा साझा करने वाला जो चीन है एक शाश्वत पड़ोसी है, कभी न समाप्त होने वाला पड़ोसी। उसकी सीमा हमेशा भारत से लगेगी, भारत काट के अलग तो नहीं कर देगा ना। हमने 1962 देखा है, हमने 1965 में चाइना का सपोर्ट देखा है पाकिस्तान को, हमने 1971 में पाकिस्तान का सपोर्ट करते चाइना को देखा है। ऐसे में जो हमारा लंबा सीमा साझा करने वाला पड़ोसी राष्ट्र है, जिसके साथ हमारे व्यापक इकोनॉमिक आर्थिक हित भी जुड़े हुए हैं, हम कई क्षेत्रों से कच्चे माल जो है चाइना से आयात करते हैं, अपने वहां मैन्युफैक्चरिंग हब को और डेवलप करना होगा। हर प्रकार की फार्मास्यूटिकल क्षेत्र हुआ, मेडिकल क्षेत्र जो है, उससे जितने भी हम कच्चे माल चाइना से मंगवा रहे हैं, जैसे सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए फोटोवोल्टिक सेल मंगवा रहे हैं, लिथियम आयन मंगवा रहे हैं बैटरियों के लिए, तो ऐसे में आवश्यकता है कि इन सभी क्षेत्रों में जो R&D करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें भारत को व्यापक योगदान देना चाहिए। जीडीपी का R&D पे मैक्सिमम खर्च करना चाहिए, ताकि हम अगर खुद में आत्मनिर्भर हुए तब हम चाइना को बेहतर तरीके से काउंटर कर पाएंगे और इन सभी मुद्दों का और बेहतर तरीके से लाभ उठा पाएंगे। तो साउथ चाइना सी जहां पे प्राकृतिक गैस का भंडार है, जहां पर पेट्रोलियम की प्रधानता है, जहां मछलियों का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ऐसे में यह साउथ चाइना सी जो कि व्यापक समुद्री मार्ग है, व्यापारिक मार्ग है, और यह मलक्का जल संधि से जोड़ता है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को। इस पर चाइना एक अधिकार स्थापित करके, अपना प्रभुत्व स्थापित करके क्या करना चाहता है, अपने अपनी इकोनॉमी को और बेहतर करना चाहता है और इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा करके अपना वैश्विक प्रभुत्व जताना चाहता है। ये सभी पॉइंट क्लियर हो गया, साउथ चाइना सी आपका क्लियर हो गया। तो आज के इस टॉपिक पर प्रश्न नोट कर लीजिए, दक्षिण चीन सागर विवाद से आप क्या समझते हैं? यह विवाद किस प्रकार भारत के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों उत्पन्न करता है? समझाइए। कमेंट बॉक्स में 200 शब्दों में लिख करके मुझे जरूर भेजिएगा। मैं आप सबके कमेंट्स लगातार देख रहा हूं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक अगर आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं और इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके PDF और क्लास प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।